वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आज स्टूडेंट हम देखने वाले हैं, आज है 15 मार्च, ठीक है, और आज हुआ है 2023 की बात कर रहे हैं, और आज एसएसटी का पेपर हुआ है, सोशल साइंस का पेपर हुआ है। तो जानते हैं उसकी आंसर की के बारे में। चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए क्लास 10th का देखने वाले हैं, सोशल साइंस का सेट है 32/2/3, इसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो भाई मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया। सबसे पहला वाला, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो बैंकिंग सेक्टर होता है बेटा वो होता है यूनियन लिस्ट में आता है। किस में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है। वही बात करें, ठीक है, कि भाई ये जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये आते हैं रेजिडुअरी में, बचे कुछ ये चीजें जो होती है ना। और उसके बाद करें कंकरेंट लिस्ट, तो एजुकेशन आ जाती है आपकी कंकरेंट लिस्ट में, यानी कि आप जो पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ते हैं तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। यूपी बोर्ड के भी स्कूल में अगर कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं तो यानी कि एजुकेशन में स्टेट का भी रोल रहता है और किसका रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रहता है। तो ये कंकरेंट लिस्ट में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, दैट इज ये है ना, एक ही दिया है तो है ना, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, Which one of the following is an example of coming together federation? ठीक है, तो आपने ये वर्ड कहां पे सुना है भाई? फेडरेशन है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फेडरलिज्म कहां फॉलो होता है? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए नेक्स्ट, देयर आर टू स्टेटमेंट है ना, तो रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन है। चलिए असर्शन देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसमें। बेल्जियम अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम। बेल्जियम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंडमेंट किया, 4 बार चेंज किए। बिल्कुल सही बात है। अमेंडमेंट्स वाज टू एनेबल, और ये अमेंडमेंट्स क्यों किए गए थे? टू लिव टुगेदर इन द सेम कंट्री, ताकि एक ही कंट्री में आसानी से मतलब कंफर्टेबली रह सकें, इसलिए किया था। बिल्कुल सही बात है, दैट्स व्हाई, यानी कि असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही दिया गया, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ गया है। चलिए देखते हैं। कांडला, ठीक है, ये क्या है बेटा? पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। वहीं मुंबई की बात करें तो बिगेस्ट पोर्ट, हमारे इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट है, ठीक है। तो आप समझ जाइए, पहले वाले का फोर्थ तो देखिए पहले में ही दिया है ओनली, है ना। अब आप समझ चुके हैं कि भाई फोर्थ का हमें क्या लगा देना है? रिवराइन वाला लगा देना है, इस तरह से आप समझ चुके हैं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन आ चुका है। असर्शन रीजन देखते हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, दोनों की ग्रोथ साथ साथ होती है, यानी एक का डेवलपमेंट होगा तो दूसरे का भी डेवलपमेंट होने वाला। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन दिया गया, कारण क्यों, ऐसा क्यों है? कह रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा, इरेडिकेट होगा, रिमूव होगा, मतलब बेरोजगारी घटेगी, पॉवर्टी देश से भागेगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका एग्रीकल्चर से क्या लेना देना है? ठीक है, तो यहां पे ये इसका सही रीजन नहीं है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हम किसके साथ जाएंगे? बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट, Which one of the following soils develop in an area with high temperature and heavy rainfall? ठीक, तो भाई जहां पे ऐसा एरिया जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और बहुत ज्यादा गर्मी यानी टेम्परेचर ज्यादा रहता है, वहां पे किस टाइप की सॉइल डेवलप हो जाएगी? तो राइट आंसर है लेटेराइट सॉइल। नेक्स्ट, यहां पे भाई कुल मिला के ऊपर वाला है ना, पिक्चर है, आइडेंटिफाई करना है। तो ये एक इमेज दी गई है, तो आपको पहचानना ये कौन है, पहचान कौन, ये खेल रहा है सीबीएसई बोर्ड आपके साथ, पहचान कौन, ठीक है। चलिए, राम मोहन राय हैं कि राजा रवि वर्मा हैं, लक्ष्मीनाथ जी हैं कि गंगाधर जी हैं, ये ठीक है। तो इनको पहचानना है। तो देखिए बेटा, ये जो इमेज जा रही है काफी हद तक बात करें तो भाई राम मोहन राय जी से मैच नहीं हो रही है, गंगाधर जी से मैच भी नहीं हो रही है, तो ये लक्ष्मीनाथ जी के साथ हमें जाना पड़ेगा। तो लक्ष्मीनाथ जी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, और हाँ यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं पड़ा हुआ है क्या भाई? मैंने जो फोटोकॉपी या पीडीएफ मंगाई है यहाँ पे उसी में नहीं है कि सभी लोगों के सेट में ये है ना प्रिंटेड मिस्टेक है ऐसी? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो भाई नेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन है विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट के लिए 7th क्वेश्चन ही, ठीक है, चॉइस में दिया गया है, लेकिन है ना, तो एक नॉर्मल पर्सन को ये नहीं करना था। अगर आपने किया है तो आपको इस पर मार्क्स नहीं मिलने वाला। चलिए
नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ गुलामगिरी? गुलामगिरी के राइटर कौन है? तो अंबेडकर जी हैं, ए बी पेरियार जी हैं, ज्योतिबा फूले हैं या राम मोहन रॉय हैं? ठीक है, तो आप जान लीजिए इसका राइट आंसर है ज्योतिबा फूले। और आप जान लीजिए कि भाई ये देहरादून जोन जो है, यहाँ पे आप यूपी में एक जिला पड़ता है बरेली, जहां पे एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी भी है महात्मा ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ये वही यूनिवर्सिटी है ना, उन्हीं के नाम पे दी गई है। तो आप समझिए, ठीक है, कहां से क्वेश्चन कनेक्ट करके कैसे देता है। चलिए फिर देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज मास प्रोडक्शन एन इंपॉर्टेंट फीचर इन 1920s? मास प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट फीचर हुआ करता था 1920 में, किस देश से? ठीक है, तो राइट आंसर है बेटा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए इज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट, फिर से देखिए इस तरह से है ना दिया गया यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेंट्रल पावर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर कौन कौन सी थी? नंबर 1 जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया हंगरी थी, ऑटोमन, बिल्कुल ये सारी की सारी थी, सही बात है। फिर भी और देख लेते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, जी नहीं भाई, इटली, जापान, रसिया, जी नहीं, ये भी नहीं थी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड चाइना, नहीं भाई ये नहीं थे, तो ये भी कट हो जाएगा। तो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। हालांकि एक आधा देश और था। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट, which one of the following ideologies were the European government driven by after the defeat of Napoleon in 1815? 1815 में नेपोलियन की हार हो जाने के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट ने किस पॉलिसी से, किस तरीके से देश को चलाना चाहा? सोशलिज्म के द्वारा, कंजर्वेटिज्म के द्वारा, लिबरलिज्म के द्वारा एंड रोमांटिज्म के द्वारा। तो आंसर सही है बेटा कंजर्वेटिज्म के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन में एक चैलेंज क्या होता है जिसमें परेशानी आती है? ग्लोबलाइजेशन तो हो गया, कुछ चीजों में दिक्कत आती है, तो क्या? एक्सेस टू द न्यू मार्केट, न्यू मार्केट आसानी से एक्सेस हो जाते हैं, एक्सेस टू न्यू टैलेंट बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं, तो ये तो चैलेंज नहीं, ये तो आसानी से हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते। इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, आसानी से इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ, ये चैलेंज है, इसको कैसे मैनेज किया जाए? यानी जो ग्रोथ हो रही है सबकी इक्वल नहीं हो रही है, उसका प्रोपोर्शन गड़बड़ाया हुआ है थोड़ा सा। चलिए मैथमेटिक्स गड़बड़ा गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 12, which one of the following categories of urban household take the highest percentage of loan from the formal sector? कौन से हाउस होल्ड हैं जो लोन लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से सबसे ज्यादा? हाईएस्ट की बात की है। पुअर हाउस होल्ड, जी नहीं, हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट, जिनके पास कुछ है, नहीं, वेल ऑफ हाउस होल्ड्स, नहीं भाई, रिच हाउस होल्ड यही लेते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी? तो देखो बेटा, पुराने टाइम में राजा महाराजा हुआ करते थे, है ना, जो बादशाह शहंशाह हुआ करते थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात इनमें डील किया करते, इनके सिक्के क्वाइन बनाया करते थे। ठीक है, आज की डेट में जो चल रही मॉडर्न करेंसी वो पेपर नोट्स हैं, और आजकल तो डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन, इस टाइप की करेंसी भी आ चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट, Which one of the following is a feature of the unorganized sector? Unorganized sector की कौन सी फीचर है इनमें? तो अनऑर्गेनाइज्ड है, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं रहता है यहाँ पे, है ना, आप समझिए। टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, एम्प्लॉयमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो रेगुलर रहते हैं, जी नहीं, कभी रेगुलर नहीं रहते हैं भाई, ये खुद ही ऑर्गेनाइज नहीं है। पीपल हैव एश्योर्ड बाय, पीपल को, है ना, कि काम मिलना ही मिलना है, उसको काम की कमी नहीं होगी, तो ऐसा भी नहीं है कभी काम है कभी काम नहीं है, अनऑर्गेनाइज तो इसीलिए है ना बेटा। ठीक है, दे हैव सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर, जी हाँ, फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर होते हैं क्या? जी नहीं, कुछ नहीं फॉर्मल होता है इसमें। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट नॉट फॉलो, रूल एंड रेगुलेशन होते तो हैं, फॉलो नहीं करते हैं, है ना, ये तो स्टूडेंट की तरह हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स बीइंग चेंज इनटू अदर फॉर्म्स इज नोन एज। नेचुरल प्रोडक्ट्स, जिनको हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स के नाम से भी जानते हैं, बीइंग चेंज, जब इन प्राइमरी प्रोडक्ट्स को चेंज किया जाता है इनटू द अदर फॉर्म इज नोन है। तो भाई प्राइमरी को चेंज करोगे तो सीधे किस में करोगे? सेकेंडरी वाले में करोगे, दैट्स वाई सेकेंडरी, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, लो भाई इतनी बड़ी टेबल दे दी है, बच्चा देख के डर जाए, स्टूडेंट डर जाए देख के, और क्वेश्चन को छोड़ के चला है। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखो कितना आसान हो जाए क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ज्यादा ऊपर कौन है? तो देखो भाई, अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, हम रैंक की बात करते हैं, तो आप जानते हैं जिसकी रैंक जितनी कम, मतलब जिसकी रैंक अगर सपोज करो 2 आई है और एक की रैंक आई है 80, तो 2 वाला ऊपर हुआ ना, तो रैंक कम है तो वो समझो टॉप पे है। तो दैट्स वाई कौन है भाई? श्रीलंका की रैंक कम है, मतलब गिनती में, काउंटिंग में, लेकिन ये टॉप पे है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा कौन? श्रीलंका, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट,
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, देशों की कंपैरिजन करने के लिए डॉट 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 क्या चीज इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. बात को ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कौन सा है बाय द वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक सबसे ज्यादा चीज क्या देखता है? एजुकेशन देखता, अच्छी बात है, हेल्थ स्टेटस देखता है, लिविंग स्टैंडर्ड भी देखता है, लेकिन सबसे ज्यादा देखता है क्या? इनकम. ठीक है, बैंक है तो आप समझ ही जाइए, है ना. चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम. किस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है? तो भैया अपने इंडिया में चलता है. ठीक है, बीजेपी है, कांग्रेस है, एसपी है, बीएसपी है, शिवसेना है, इतनी सारी पार्टियां हैं, है ना. उधर टीएमसी है. ठीक है, तो इतनी सारी पार्टियां, तो मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है हमारे इंडिया में. अपना हिंदुस्तान महान, सबको जगह देता है. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रूल्ड बाय ए रीजनल पार्टी. ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेट है जो एक रीजनल पार्टी के द्वारा रूल किया जा रहा है? तो देखो बेटा, हरियाणा में है बीजेपी गवर्नमेंट जो कि एक नेशनल पार्टी है. एमपी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है जो कि बीजेपी गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं, है ना. बीजेपी गवर्नमेंट है तो इसलिए वो भी एक नेशनल पार्टी है. और राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, अशोक सिंह गहलोत की सीएम है फिलहाल, तो वो भी है ना, कांग्रेस भी क्या है, एक नेशनल पार्टी है. तो राइट आंसर है उड़ीसा. जहां पे किसकी गवर्नमेंट है, किसकी गवर्नमेंट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बताइएगा. ठीक है, पटनायक जी, है ना, तो आप पूरा नाम लिख के भेजिएगा. चलिए नेक्स्ट 20 last question. In which one of the following regions is the participation of women in public life is the highest? तो यानी आपको ये बताना है किन कंट्रीज में, ठीक है, वुमेन का पार्टिसिपेशन, महिलाओं का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होता है पब्लिक लाइफ में. तो किसमें? अरब स्टेट में? जी नहीं. एशियन कंट्री? जी नहीं. यूरोपियन कंट्री? होता तो है ज्यादा लेकिन इतना नहीं. नॉर्डिक कंट्रीज आ जाएगा राइट ऑप्शन. तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा? ठीक है, और कितने मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं? 20/20 कितने के लोग आ रहे हैं, कितने लोगों के आ रहे हैं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, बाय बाय.